कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आज आप सबके लिए एक ले आया हूँ बेहद ही खास सेशन जो कि है दुनिया भर में इंटरनेट संकट। क्या ऐसा हो सकता है? क्या भारत सुरक्षित है? तो अभी जो रिसेंटली जो पर्शियन गल्फ वगैरह में जो वार का स्थिति जो बना हुआ है जिसमें कि मुख्य रूप से ईरान, यूएसए एंड इज़राइल जो इन्वॉल्व्ड हैं। तो अभी पहले क्या हुआ? जो इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टेंशन बढ़ा और सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई पर। शिप्स डाइवर्ट होने लगे, फ्यूल महँगे होने का रिस्क बढ़ गया, दुनिया अलर्ट हो गई। लेकिन अब सिचुएशन और सीरियस हो रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब बात हो रही है अंडर सी इंटरनेट केबल्स की, जो इन्हीं रूटों पे बिछी हुई है। सोचो वही रूट जहाँ से ऑयल और गैस जाता है, वहीं से दुनिया का इंटरनेट भी पास होता है। अगर ये केबल्स डैमेज हो जाएँ, तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आपका इंटरनेट, बैंकिंग, गेमिंग सब स्लो या डिसरप्ट हो सकता है। और ये सब हो रहा है एक नैरो चोक चोक पॉइंट जो कि एक तो बाबे मंडब मांडेब स्ट्रेट है वो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। मतलब एक छोटा-सा एरिया और इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर। तो नेक्स्ट टाइम जब नेट स्लो हो, तो शायद प्रॉब्लम आपके वाईफ़ाई में नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो। तो इस तरह से हम न्यूज़ को समझते हुए हम पूरे सेशन को समझेंगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या है और क्या-क्या इनफैक्ट क्या-क्या इंडिया में प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया कितना अवेयर है और दुनिया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस इंटरनेट के केबल के डिसरप्शन से। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को समझते हैं। ईरान न्यूज़ ये आया है कि ईरान रिपोर्टेडली थ्रेटनिंग टू कट रेड सी केबल्स। अब देखो ये देखो रेड सी केबल्स जो रेड सी में बहुत सारे अंडर वाटर केबल्स बिछे होते हैं, उसको काटने की बात कर रहा है। और ओके, व्हाट इट मीन्स फॉर इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है? तो ईरान इज रिपोर्टेडली थ्रेटन टू डैमेज अंडर सी इंटरनेट केबल इन रेड सी, अ मूव दैट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंटरनेट स्पीड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिसके कारण अगर ये चीज़ हो जाता है तो जो इंटरनेट का स्पीड है, उस पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखो, notably, the threat has not been directly confirmed by Iranian officials या मेजर इंटेलिजेंस आउटलेट से डायरेक्टली कंफर्म नहीं हुआ है। ईरान का ऑफिशियल लोगों ने इस बारे में नहीं बताया है। बट ये जो न्यूज़ है वो अ, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें निकल के आई है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? तो देखो, सिंस टेक कॉन्ग्लोमरेट जैसे कि अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये सब जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इन्होंने मासिव डाटा सेंटर बना रखा है यूएई, सऊदी अरेबिया में। और इनका जो मेन जो सिग्नल ट्रांसफर होने का जो रूट है वो है अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स। तो ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सिंस द गल्फ हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय मेनी एज़ द नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, और गल्फ में जो है नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी मतलब काम किए गए हैं। तो और यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो यहाँ पे आया है। तो अगर ये केबल डैमेज हो जाते हैं तो जो एआई प्रोग्राम है वो स्टॉल हो जाएगा यानी हॉल्ट हो जाएगा। क्लाउड सर्विसेज़ जो है डिग्रेड हो जाएगी और सप्लाई चेन्स जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी मतलब पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है मेनली सब कुछ इंटरनेट पे ही बेस्ड है। चाहे वो आप शिप चला रहे हैं, नेविगेशन कर रहे हैं, एवरीथिंग मतलब काफ़ी चीज़ें जो है वो इंटरनेट पे ही मोर और लेस इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? तो अभी देखो ये फर्स्ट पोस्ट ने भी कवर किया है कि ईरान्स नेक्स्ट मूव बियॉन्ड हॉर्मुज़ कुड डिसरप्ट ग्लोबल इंटरनेट, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया, ठीक है? अब इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है? तो इंडिया देखो, इंडिया अमंग अदर कंट्रीज़ हैज़ पार्टिकुलर रीज़न टू पे अटेंशन। अटेंशन यहाँ पे भी इंडिया के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो केबल है वो लैंडिंग स्टेशन कहाँ का है? ओमान में, यूएई में, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, पाकिस्तान, इंडिया और फिर सऊदी अरेबिया में। तो इन इन सब ये सब मोर और लेस कहीं न कहीं से वॉर में इन्वॉल्व्ड हैं, बट इंडिया नहीं है, ठीक है? द कंट्रीज़ एक्सेप्ट इंडिया दैट आर करेंटली डायरेक्टली इन और एडजेसेंट टू द करंट कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन, ठीक है? तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स, इंटरनेट ट्रैफिक का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो अगर ये डिसरप्शन केबल में होता है तो डायरेक्टली जो है इंटरनेट स्पीड पे असर पड़ेगा, क्लाउड सर्विस पे असर पड़ेगा, जो फिर डिजिटल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं सब पे असर पड़ेगा, ठीक है? तो आईटी सेक्टर हमारा जो है वो काफ़ी अफ़ेक्ट करेगा, जो इंटरनेट है वो हमारा स्लो हो जाएगा या डिसरप्ट होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं सर, अब इसके बारे में थोड़ा-सा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाइए, ये तो न्यूज़ हो गया। तो चलिए कॉन्सेप्ट को हम धीरे-धीरे बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, चलो। तो ये देखो ऐसे इंटरनेट केबल्स जो है ना, अभी हमें लगता है कि इंटरनेट जो है ये सपोज़ ये एशिया है तो एशिया से यूरोप पहुँच जाता है, अमेरिका, इन सब में जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट का, वो सिर्फ़ अभी जैसे हम यहाँ देखते हैं इंडिया वगैरह में तो टावर से होता है, ब्लूटूथ से होता है, इन इन सब चीज़ों से होता है, वाई-फाई से होता है, ठीक है? तो अब आप ये जो कनेक्टिविटी है जो
इंटरकॉन्टिनेंटल, वो उसके लिए क्या है केबल बिछाए जाते हैं, ठीक है? ये देखो ऐसे-ऐसे केबल्स बिछे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे सर तो इसका मतलब क्या इंडिया मतलब जो विदिन कॉन्टिनेंट में भी ऐसा केबल बिछा हुआ है क्या? तो जी हाँ, ये देखो अंडर वाटर अंडर अंडर सी मतलब सी के बेड पे तो ऐसे केबल बिछा ही देते हैं हम और जो ग्राउंड है अंडरग्राउंड में भी केबल बिछे हुए हैं जिसके कारण जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो है सपोज़ यहाँ पे देखो एक कॉन्टिनेंट है, सपोज़ ये मान लो यूरोप है, ठीक है? और ये एशिया है। हिमालय सी रूट है, ये सी है, ठीक है? तो इसके इसके अंडर में जो केबल बिछा हुआ है, ठीक है? तो फिर जब ये पहुँचता है एशिया के अंदर, तो एशिया में भी जो मतलब कॉन्टिनेंट यानी कि जो ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर भी जो ये केबल जो है अंडरग्राउंड में भी ये कई जगहों पे चलता है, ठीक है? उसके बाद ये जाके फाइनली अलग-अलग चीज़ों से जो राउटर्स वगैरह के माध्यम से अलग-अलग जगह पे पहुँचता है, ठीक है? तो ओके, तो ठीक है सर, ये समझ गया। अच्छा, ये देखो, अब जब केबल ये डैमेज हो जाता है, तो डैमेज होने पे अलग-अलग टेक्नीक से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तो अंदर डाइवर्स को भी कई मतलब कई जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें डाइवर्स अंदर जाके उसको सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है? नहीं तो फिर केबल को बाहर भी निकाला जाता है शिप से हुक करके, फिर वहाँ पे बाहर में सही करके फिर इसको अंदर डाल दिया जाता है। तो ऐसे इस तरीके से केबल का जो है रिपेयरिंग भी होता है। तो अभी हम समझते हैं पहले ये जो दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये बाब ए मंडब स्ट्रेट के बारे में जो मैंने कई बार हर सेशन में लगभग बता चुका हूँ। जब हम इंडिया यानी कि जब मैप को समझते हैं तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट समझते हैं। तो जब हम इंडिया के इधर ईस्ट में चलते हैं तो सॉरी इंडिया के वेस्ट में चलते हैं तो इधर आने के बाद हमें मिलता है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ मिलता है पर्शियन गल्फ। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि लगभग कितने किलोमीटर का है? लगभग ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो 33 किलोमीटर जो है वाइड है, ठीक है? एट नॉर्थ-वेस्ट पॉइंट पे, ठीक है? अच्छा ये वहाँ पे देखो यहाँ पे जो ये छोटा-सा कंट्री इसको बोलते हैं ओमान, ठीक है? तो इसी के नाम पे गल्फ ऑफ ओमान हो जाता है, ठीक है? सॉरी यहाँ सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ये देखो ओमान यहाँ पे है, ठीक है? तो ये जो है ओमान ओमान हो गया, ओमान से गल्फ ऑफ ओमान बना हुआ है, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट जो है ऐसे गुजर के फिर यहाँ पे तो जो स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है? फिर और जब इधर ईस्ट की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मिलता है हमें गल्फ ऑफ अडेन और गल्फ ऑफ अडेन के बाद यहाँ मिलता है रेड सी, ठीक है? तो इन दोनों के बीच जो स्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं बाब-ए-मांडेब स्ट्रेट, ठीक है? ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है बाब-ए-मांडेब स्ट्रेट। फिर जब रेड सी से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ इस्थमुस ऑफ स्यूज़ को काट के यानी इजिप्ट का ही पार्ट है, इस्थमुस ऑफ स्यूज़ को काट के जो है यहाँ पे स्यूज़ कैनाल बना दिया और स्यूज़ कैनाल बनाने के बाद यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, ठीक है? तो ये मेडिटेरेनियन सी में हम पहुँच जाते हैं इधर से, ठीक है? फिर यहाँ पे आपका जॉर्डन मिल जाता ये इज़राइल वगैरह मिल जाता है और ठीक है, ये इज़राइल हो गया, ये आपका जॉर्डन हो गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आपका ये आपका ईरान हो गया, ठीक है? तो ये सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पे मैप के बेसिस पे समझा रखा है। तो जो ये देखो जो केबल है, केबल चलता है ऐसे केबल ऐसा आया आने के बाद जो केबल है, ये यहाँ से होके ऐसे गुजरता है। तो जो ये नैरोएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल मतलब एक साथ चिपके-चिपके केबल जो है लेड हैं। तो जिसके कारण अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर केबल को काट दिया जाता है या किसी तरीके से उसको डैमेज कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ से जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी आगे की तरफ जो जा रहा है, ये सब का सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही जो यहाँ से भी रेड सी में भी बहुत सारे केबल जो है बिछे हुए हैं, तो ऐसे ही ये केबल जो यहाँ से होके निकलते हैं, तो ये नैरोएस्ट पॉइंट पे ना बहुत बहुत क्लोज़ली केबल जो है प्लेस्ड होते हैं क्योंकि यहाँ से सभी सारे केबल को निकालना है तो ये क्लोज़ली प्लेस्ड होता है, जिसके कारण अगर यहाँ पे कोई चीज़ क्षति पहुँचा दी जाती है तो ये केबल जो आगे जाने में आगे जाके इंटरनेट में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ चुकी होंगी, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अब पूछेंगे सर ठीक है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन सर ये केबल कौन-सा होता है? तो ये होता है जनरली जो ये केबल होते हैं, जो समुद्र के नीचे बिछाए जाते हैं, ये लंबे दूरी के डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बिछाए जाते हैं, तो लंबा दूरी में डाटा ट्रांसफ़र कैसे होगा? कौन-सा केबल बिछाएँगे? तो क्या कॉपर केबल बिछाएँगे? तो नहीं, इसमें हम बिछाते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ होता है, तो इसमें मतलब डाटा ट्रांसफ़र होता है, हाँ जी। तो ये केबल मान लीजिए कि ऐसे बिछा हुआ है, ठीक है? ऐसे केबल बिछा हुआ है, ठीक है? तो अच्छा डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो ये लाइट पल्सेस में होते हैं, लाइट पल्सेस में होते हैं, ठीक है? यहाँ से जब एक तरीके का मतलब लाइट जब मारा जाता है, तो ये जो है लाइट जो है ऐसे-ऐसे ट्रैवल करके जो है फिर ये आगे की तरफ या रिसीवर मान लो, रिसीवर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाता है, ठीक है? अच्छा सर लाइट लाइट पल्सेस का मतलब क्या है? तो मतलब 0 और 1, 1 के फॉर्म में 0 का मतलब लाइट ऑफ और 1 का मतलब होता है लाइट ऑन। अच्छा मतलब लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑन होते रहता है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होते रहता है। अच्छा तो 0 1 सर क्या है? ये बाइनरी कोड्स होते हैं, बाइनरी कोड्स होते हैं। अच्छा, सर तो ये बाइनरी कोड्स क्या है मतलब? तो जैसे देखो, आपको मैं एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ देखो।
सपोज़ आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया रोशन या कोई भी मैसेज किया आपने, ठीक है? तो ये जो देखो जो भी मोबाइल या कंप्यूटर है वो 2 तरीके से कोडिंग करता है। ऐसे हमारे ये वो रोशन को एज़ अ रोशन नहीं समझता है, वो कोड के माध्यम से समझता है। जैसे देखो, वो कोड होते हैं ये एस्की एस्की होते हैं या फिर यूनिकोड आजकल जो है यूनिकोड चलता है, इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यूनिकोड इनकोडिंग करता है। अगर मोबाइल में देखो, मोबाइल या कंप्यूटर में जो भी अगर एस्की है, तो एस्की जो है वो आर को यानी कि आर को, ए को, यू को, एस को, एच को, ए को, एन को सबको जो है वो एक कोड के फॉर्म में लिखता है। जैसे देखो, सपोज़ ये है, ठीक है? तो आर को लिखेगा सपोज़ 48, ए को लिखेगा 33, यू को लिखेगा 49, एस को लिखेगा 88, जो भी चीज़ है, ऐसे ऐसे करके कोड लिखता है एस्की। एस्की क्या है? एस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये जो है, ये क्या करता है? कोडिंग इनकोड करता है इनको, आर को, इसके लिए सबके लिए एक अपना नंबर रखता है। और ये जो मतलब जो कंप्यूटर है, ये भाषा समझता है और इसको जो है फिर कन्वर्ट करता है बाइनरी बाइनरी नंबर्स में, 0 और 1 में। 41 को सपोज़ 0, 1, 0, 0, 1 ऐसे करके, फिर ऐसे ए को मान लीजिए ए के लिए 33 कोड बना रखा है इसने, तो 33 के लिए 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, सॉरी 2 नहीं, 0 और 1 के ही उसमें रहता है, ठीक है? ये 49 के लिए भी और 88 के लिए भी सिमिलरली, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये एस्की का एक लिमिटेशन ये है, अब सपोज़ आपने हिंदी में मैसेज कर दिया, ठीक है? आपने ऐसे हिंदी में लिख दिया, ठीक है, रोशन। तो अब हिंदी वाला ये मैसेज समझ नहीं पाता है एस्की वाला, तो इसीलिए जो यूनिकोड है, इससे जो एडवांस लेवल की चीज़ है, वो यूनिकोड आया। यूनिकोड इनकोडिंग करता है, ये इंग्लिश को भी कर देता है, हिंदी को भी कर देता है, इमोजी को भी कर देता है, सबको करता है। लेकिन करता सबको किस फॉर्म में है? तो करता सबको ही है किसमें? इंग्लिश को भी कर देता है, सॉरी, इंग्लिश को भी ये करता है, ठीक है? तो इंग्लिश, हिंदी सबको करता है ये। वो और हर लैंग्वेज को करता है, ठीक है? तो करता सबको है एट लास्ट बाइनरी फॉर्म में ही, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में ही भेजता है, ठीक है? तो ठीक है सर, ये समझ गए। तो जैसे सपोज़ ये र है, तो र को कैसे कोड करता है? यू प्लस ये यूनिकोड की बात मैं कर रहा हूँ, यू प्लस 0930। फिर इसको फाइनली जो है इसको भी फाइनली बाइनरी नंबर में ही कन्वर्ट करके जो है उस डाटा को सेंड किया जाता है, यानी 0, 1, 0, 0, 1। वैसे ही ये फाइनली यही फॉर्म में इसको भी ये कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है? तो अब सपोज़ ये डाटा को भेजना है, र को भेजना है 0, 1, 0, 0, 0 जो भी है, ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा, एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑफ होगा, देन एक बार ऑन होगा, देन एक बार ऑफ होगा, देन एक बार ऑन होगा, देन एक बार ऑफ होगा, देन एक बार ऑन होगा। अच्छा, तो इसका मतलब यही लाइट सिग्नल जो है यहाँ पे दिया जाता है, इसके कारण जो है ये बिल्कुल ऐसे-ऐसे करके जल्दी-जल्दी डाटा ट्रांसफर यहाँ पे होता है। अच्छा ठीक है, डाटा कितना स्पीड से ट्रांसफर होता है? तो चूँकि लाइट है, मतलब लाइट पल्सेस जाते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्विवेलेंट में जो है डाटा ट्रांसफर होता है। अच्छा कितना है? तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा इतने स्पीड से मतलब डाटा ट्रांसफर होता है, तो सोचो मतलब कितना मतलब हाई स्पीड है इसके अंदर। अच्छा ये लंबे दूरी तय करने में इसका जो डाटा लॉस है वो नहीं होता है, इसीलिए हम जो लंबे-लंबे दूरी के लिए ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आ गया। अच्छा इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है? जो एग्ज़ाम में ना जाने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना। ये वीवीआई है, ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? तो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अच्छा, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा ये क्या होता है सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ये समझ में नहीं आया। ये तुम ऐसे भी समझ लो, लेमन भाषा में बता रहा हूँ कि ये समझ लो कि एक टनल है। किसका? शीशे का बना हुआ टनल है और आपने एक ऐसे एंगल पे लाइट को मारा कि ये सारी शीशे से टकराते हुए जो लाइट है वो फाइनली मतलब रिफ्लेक्शन होता है ना, जब हम लाइट पे टॉर्च मारते हैं तो फिर बात दूसरी दीवार पे दिखता है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे एक तरीके से आपने कोई ऐसा टॉर्च मारा जो कि जो टनल से होते हुए, यानी कि शीशे का जो टनल बना हुआ था उससे होते हुए बिल्कुल लास्ट में निकल गया। तो इसी को ऐसे ही कुछ यही प्रोसेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? ये तो मैंने लेमन भाषा में बताया, अब थोड़ा-सा मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये देखो क्या होता है। जब भी देखो लाइट जो है, सपोज़ ये आपका वाटर है, ठीक है? ये वाटर है, ये क्या है? ऊपर में एयर है, ठीक है? अच्छा वाटर क्या है तुम्हारा? डेंसर मीडियम है। एयर क्या है? एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, वाटर के मुताबिक, ठीक है? तो जब भी लाइट जो है देखो सपोज़ ये नॉर्मल है अगर, ये अगर एन है नॉर्मल है, तो जब भी लाइट ऐसे मारते हैं, तो ये जो है जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, ये इंसिडेंट लाइट है। हाँ, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। तो जब भी
लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है एंगल पे मुड़ जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? तो ये अगर इस एंगल पे यहाँ से गया था, तो ये इधर की तरफ मुड़ गया, ठीक है? नॉर्मल ये था, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ा, ठीक है? अच्छा, अगर रेयर टू डेंसर जाता तो फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ता, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखना। अभी मैं डेंसर टू रेयर वाला एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। अगर रेयर टू डेंसर जाता तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ता, अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाता है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ फिर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन अभी तो रिफ्रैक्शन हुआ है। अच्छा, बताता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? अभी देखो, ये क्या था? वाटर था, ठीक है? हमने एंगल बढ़ा दिया है। ये देखो एंगल यहाँ से बढ़ा दिया, ये नॉर्मल था, एंगल ऐसे बढ़ा दिया, एंगल ये बढ़ाया तो क्या हुआ? ये लाइट जो है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल नॉर्मल मूव करेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे टच होके ऐसे निकला, ठीक है? ये एंगल यहाँ था, ये एंगल यहाँ था, ये बड़ा एंगल बना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसको मूव, ठीक है। अच्छा, एंगल और थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, ठीक है? अब ये एंगल यहाँ पे थोड़ा-सा और बढ़ाते हैं, ठीक है? चलो ये देखो, ये लाइट, ये वाटर था, ये था, अब एंगल हमने और बढ़ा दिया। अब यहाँ से मैं एक बार इरेज़र ले लेता हूँ, ठीक है? अब हमने एंगल को और बढ़ा दिया, देखो, ये वाटर था, ठीक है? ये नॉर्मल था। अब ये एंगल को हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ऐसा एंगल जिस पे कि वापस जो है इसी मीडियम में ही दोबारा आ जाए। मतलब ये एक तरीके का रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं क्योंकि दूसरे मीडियम में गया ही नहीं। ये डेंसर मीडियम था यानी वाटर था, ये एयर था, तो एयर में गया ही नहीं, वापस इसी में मूव कर गया, तो इसलिए इसका नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो इसके अंदर भी क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि लॉ हर लाइट के लिए वैलिड है, रिफ्लेक्शन के हर उसके लिए वैलिड है। रिफ्लेक्शन लॉ में हर जगह वैलिड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऐसा एंगल जिस पे कि जो लाइट है वो उसी मीडियम में मुड़ जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है? तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ भी इसी तरीके से कुछ ऐसा इसमें जो है, अब हम केबल को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि इसमें जब लाइट पल्सेस जाता है तो उसी मीडियम में मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू ये जो है इसमें ऑप्टिकल फाइबर में डाटा ट्रांसफर होता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, चलो। तो अच्छा, कोई सर एक चीज़ तो बताओ, मतलब व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज करते हैं, इंग्लिश करते हैं, हिंदी करते हैं, उर्दू करते हैं, फ़ारसी करते हैं, पर्शियन करते हैं, तो सब कुछ कैसे, मतलब वही सारा का सारा जो है वो यूनिकोड की मदद से जो उसका पहले कोडिंग हो जाता है, यू जैसे मैंने बताया ना था, ये देखो यू प्लस 0930 ऐसे करके कोडिंग होता है, फिर उसके बाद ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद लाइट पल्सेस की मदद मदद से अब उसके बाद 3 तरीके से डाटा ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो सर ये लाइट पल्सेस तो उसमें चलता है ना केबल में, लेकिन हम तो उससे भेजते हैं, टावर से भेजते हैं, तो टावर में क्या होता है? टावर के माध्यम से भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है? अच्छा, ठीक है, तो वही बता देता हूँ। उसमें क्या होता है देखो, अब डाटा ट्रांसफर हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो हो सकता है जैसे मोबाइल से करते हैं, 3G, 4G जो हम यूज़ करते हैं, वाई-फाई हो गया, वाई-फाई से करते हैं। सो ये आपका वाई-फाई हो गया या फिर टावर हो गया। तो इन तीनों प्रोसेस में अब प्रोसेस जो यूज़ होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत तरह के, जैसे लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रे है, एक्स-रे है, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से लिखते जाना। एक्स-रे हो गया, गामा रे हो गया, लाइट वेव हो गया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, लेकिन इसमें कौन-सा होता है जो टावर वगैरह में यूज़ होता है, तो वो होता है रेडियो वेव के थ्रू। ठीक है? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बड़ा फ़ैमिली है, मतलब 8-10 लोगों का ग्रुप है, जैसे कि जिसमें गामा रे भी है, लाइट वेव भी है, तो इस और रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो रेडियो वेव मतलब एक फ़ैमिली मेंबर है, ऐसे ही लाइट वेव है था एक फ़ैमिली मेंबर, ठीक है? ऐसे ही रेडियो वेव भी एक फ़ैमिली मेंबर है। अच्छा, तो सबका अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसलिए जो रेडियो वेव है ना, उसके मदद से जो है डाटा ट्रांसफर होता है इन कंडीशन में, ठीक है? अब दूसरा कंडीशन होता है कि हम कॉपर केबल जो पहले के ज़माना में यूज़ करते थे, कॉपर केबल अभी भी यूज़ करते हैं, जैसे ईथरनेट लैन केबल जो होता है, लैन केबल हो गया या ईथरनेट केबल जो यूज़ करते हैं हम वो, ईथरनेट केबल हो गया या टेलीफ़ोन लाइन्स जो पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, टेलीफ़ोन लाइन्स, इन सब में जो कॉपर केबल यूज़ होता था। अच्छा, इसमें क्या होता था? इसमें होता था, इसमें वोल्टेज सिस्टम होता था। हाई वोल्टेज के लिए 1, इसमें भी बाइनरी बाइनरी कोड में जब कन्वर्ट हो गया, तो 1 हो गया आपका हाई वोल्टेज के लिए, इसमें भी हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज यूज़ करते थे। हाई वोल्टेज और 0 हो गया लो वोल्टेज। ये इसके थ्रू जो है डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, और तीसरा हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला।
ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या होता था कॉपर केबल में दिक्कत ये आता था कि लंबी दूरी में ना ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है डाटा ट्रांसफर में दिक्कत आती थी, ठीक है? तो ऑप्टिकल फाइबर क्या था इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर जो है काफ़ी फ़ास्ट है और इसीलिए इसको लंबी दूरी में तय करते हैं क्योंकि इसमें जो लॉस है वो कम होते हैं। है ही नहीं मतलब नेग्लिजिबल लॉस होता है, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो इसका मतलब सर फिर फ़ोटोज़, वीडियोज़ के बारे में बता दीजिए। अब इतना आपने बता दिया कि व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हैं इंग्लिश, हिंदी, कोई इमोजी, इन सब का एक कोड होके और फिर बाइनरी में कन्वर्ट होके फिर ये आगे जो है डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर ऑप्टिकल फाइबर का है तो उसके केस में हो जाता है आपका लाइट पल्सेस में जो कि ऑफ ऑन वाला है, ऑफ ऑन या फिर कॉपर केबल से अगर जा रहा है तो ये सॉरी ये वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज के थ्रू और मोबाइल वाईफ़ाई या टावर की मदद से जा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो कि रेडियो वेव यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन सर वीडियोज़, फ़ोटोज़ में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एट लास्ट जो है बाइनरी कोड में ही कन्वर्ट होता है चीज़ें, लेकिन उसमें क्या है पहले पिक्सेल के फॉर्म में होता है। जैसे हम पढ़ते नहीं है कि 510 पिक्सेल इंटू 300 पिक्सेल, तो इसको गुणा करोगे तो कुछ पिक्सेल आएगा, उसके बाद आरजीबी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू में जो है ये पिक्सेल को स्टोर करता है। उसके बाद ये फाइनली जो मतलब ये पूरी प्रोसेस होते हुए जो है फाइनली ये बाइनरी कोड में ही कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है डाटा ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपको लगता है समझ में आ चुकी होंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी केबल अगर डैमेज हो गया तो फिर क्या होगा? अभी देखो, जब भी केबल डैमेज होता है तो महीनों लग जाते हैं केबल को रिपेयर होने में। अगर ईरान जैसे कि ये जो बोल रहा है अगर ये ऐसा कर देता है तो कई जगहों पे जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाएगी और इंटरनेट डिसरप्शन हो जाएगा। और उसको सॉल्व करने में बहुत मतलब इसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, सालों लग सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये वॉर चलेगा तो वॉर चलते हुए ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह में जहाँ पे इतना मतलब माइन्स लोग बिछा रखे हैं, अंडर वाटर माइन्स भी बिछे हुए हैं और वहाँ पे इतने हमले हो रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो डैमेज करेगा तो वो चाहेगा नहीं कि ये चीज़ें ठीक हो। तो इसके चलते जो है वो चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ सकती है और पूरा जो वर्ल्ड है, एक बहुत ही गहरे संकट में आ सकता है, ठीक है? तो देखो, फिर उसको ठीक कैसे करते हैं? ज़रा ये भी बता दो सर। चलो ये भी बता देता हूँ, अंडर वाटर केबल रिपेयर कैसे होता है? तो लोकेटिंग द ब्रेक पे सबसे पहले ब्रेक को हम लोकेट करते हैं, फिर लोकेटिंग एंड रिट्राइविंग द केबल। इसमें क्या होता है रिपेयर वेसल होता है जो कि जाके वहाँ पे केबल को रिट्राइव करता है हुक या फिर किसी भी मदद से, हेवी हुक या किसी भी मदद से जो है उसको निकालते हैं और उसके बाद सीबेड ज ठीक है ना? कट द केबल ऑन द सीबेड पुलिंग बोथ सीबेड एंड्स अप टू द शिप्स डेक। फिर उसके बाद शिप के मतलब उसको खींच के पुल करके हुक से ऊपर शिप के डेक के ऊपर रखते हैं, उसके बाद रिपेयर करते हैं डैमेज को। जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो जो है वो उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद टेस्टिंग एंड रीव्यूइंग टेस्टिंग करते हैं, ये ओके हो गया, ठीक है, ओके हो गया, तो फिर उसको जो है वापस उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है? ठीक है। और कॉम्प्लेक्स अगर रिपेयर है तो वहाँ पे क्या होता है कि ड्राइव अंडर वाटर हैबिटेट को लोअर की मतलब एक ऐसा बॉक्स टाइप बनाते हैं जो कि बिल्कुल जिसमें पानी ना घुसे, अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह का सब कुछ सप्लाई दिया जाता है। उसके बाद उसको बॉक्स को अंदर पानी के अंदर छोड़ा जाता है जिसमें कि टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, उस चीज़ को फिर वहीं रिपेयर करके फिर उसको उसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है? अलाउइंग वर्कर्स टू स्प्लाइस द केबल इन अ ड्राई एनवायरनमेंट विदाउट ब्रिंगिंग इट टू द सरफेस। सरफेस पे बिना ब्रिंग किए वो ड्राई एनवायरनमेंट में जाके नीचे जाके उसको सॉल्व कर देते हैं। इस तरीके से जो केबल रिपेयर होता है। अच्छा, केबल कैसा होता है? तो देखो, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसमें तो यहाँ पे जो है वो तो जस्ट नॉर्मल होता है कि ठीक है ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, उसमें लगभग 3 लेयर होते हैं और जो कोर होता है उसमें एक कोर होता है जो कि जिसमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है देखो इसमें जो है बहुत सारे अड़चनें आती हैं, शिप भी चलता है, ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे देखो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो अंडर वाटर केबल है, ठीक है? इसमें क्या होता है इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि सालों-साल तक इसी में रहना है समुद्र के अंदर इसलिए इसको काफ़ी लेयर्ड प्रोटेक्शन होता है। देखो ये लगभग 7-8 लेयर का प्रोटेक्शन होता है, जिसमें कि कोर है, कोर में तो ऑप्टिकल फाइबर होता है। उसके बाद जो चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए होती है। जैसे देखो पहले केबल कोर हो गया, उसके बाद इसमें प्रोटेक्शन के रूप में दे देते हैं स्टील वायर्स, उसके बाद ये देखो प्लास्टिक शीट दे देते हैं, उसके बाद आउटर प्लास्टिक ये उसके बाद क्या होता है फिर आर्मरिंग स्टील वायर फिर से स्टील वायर का आर्मर देते हैं, उसके बाद आउटर प्लास्टिक शीट दे देते हैं। तो इस तरीके से होता है, ठीक है? अब आप पूछेंगे सर इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? थोड़ा नंबर से बताइए। तो नंबर में अगर बताऊँ तो ये मेजर डिसरप्शन जो है एस्टिमेटेड 25% ऑफ इंडिया इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हाँ, फिर हमें क्या करना होगा इसमें ट्रैफ़िक हम रीरूट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम ट्रैफ़िक रीरूट कर लेंगे साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए जो है हम दोबारा जो है उसको जो है केबल वगैरह को जो है उधर से मतलब जो भी डाटा ट्रांसफ़र होगा वो हम इधर साउथ ईस्ट एशिया से भेजेंगे। लेकिन उसके लिए भी जो जैसे मुंबई है, जो मेन हमारा केबल डॉकिंग पॉइंट है वो है मुंबई में, चेन्नई में। तो इन सब जगह बहुत ज़्यादा जो है वो रश बढ़ जाएगा और रश बढ़ने के कारण जो है डिलेज़ जो है मतलब डाटा ट्रांसफ़र में डिले होता है वो डिले हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो ये सारा चीज़ें जो है वो
हो सकती है। देखो मुंबई जो है लेकिन 95% ऑफ ट्रैफिक को जो हैंडल करता है, चेन्नई भी है जो मासिव कंजेशन, इन जगहों पे मासिव कंजेशन हो जाएगा, तो ये सब चीज़ों पे असर पड़ेगा, ठीक है? हमारी जो पूरी आईटी इंडस्ट्री है वो गड़बड़ हो जाएगी और जो भी आप तो ख़ैर ये मतलब हर बच्चा जानता है कि इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है इंटरनेट ना होने की वज़ह से। तो ये मतलब पूरी दुनिया जो है बहुत ही गहरे संकट में पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा चीज़ें ना हो और उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जो भी आपको कोई भी ऐसा डाउट या कोई भी ऐसे कोई क्लैरिफ़िकेशंस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताएँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब टेन जॉइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालता हूँ। कल भी मैंने डाला था क्वेश्चंस, तो उसको जाके प्रैक्टिस करें। वहाँ से जो है आपको चीज़ें जो है परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। उससे आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में या करेक्ट ऑप्शन टिक करने में ज़रूर पूरी-पूरी मदद मिलती है। और तब के लिए थैंक यू एंड बाय-बाय।